दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझने वाले हैं जिसका नाम है प्रैग्मेटिक क्रिटिसिज्म। दोस्तों ये टॉपिक जो है वो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो चलिए इसे अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं कि प्रैग्मेटिक क्रिटिसिज्म यानी क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है। दोस्तों सबसे पहले तो आप जो है वो प्रैग्मेटिक क्रिटिसिज्म यानी कि प्रैग्मेटिक शब्द का मतलब समझो। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल या फिर उपयोगी। और अब अगर लिटरेचर की बात करें तो प्रैग्मेटिक क्रिटिसिज्म का मतलब होता है लिटरेरी वर्क को इस नज़रिए से देखना कि उसका रीडर या फिर ऑडियंस पर क्या असर पड़ रहा है। मतलब किसी चीज़ का असर रियल लाइफ में कैसा होता है उसको देखना, इसे ही कहते हैं प्रैग्मेटिक क्रिटिसिज्म। दोस्तों प्रैग्मेटिक क्रिटिसिज्म का काम होता है किसी पोयम, किसी प्ले या फिर नॉवेल को जज करना कि उसका रीडर पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है। बेसिकली अगर आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो हमारा जो प्रैग्मेटिक क्रिटिसिज्म होता है उसे लिखने वाले जो क्रिटिक्स होते हैं वो कुछ सवाल करते हैं। किससे? तो वो जो लिटरेरी वर्क लिख रहे होते हैं उनके ऑथर से, उनके पोइट से, उनके नॉवलिस्ट से, जो भी कोई होता है उससे। वो क्या सवाल करते हैं कि ये कविता या कहानी पढ़ के इंसान क्या महसूस करेगा, क्या ये चीज़ पढ़ के लोग अच्छे इंसान बनेंगे, या फिर ये जो लिखा हुआ है वो किसी के इमोशंस पर क्या असर डाल सकता है। ऐसे सवाल जो है वो हमारे क्रिटिक्स कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रैग्मेटिक इफेक्ट का फोकस होता है रीडर्स पर क्या असर पड़ रहा है, इस पर ध्यान देना। तो इतना ही आप जो है वो ध्यान रखिएगा कि प्रैग्मेटिक जो क्रिटिसिज्म होता है उसका मतलब होता है कि हमारी ऑडियंस पर, हमारे रीडर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है, इस चीज़ पर ध्यान देना, इस चीज़ पर जो है वो खास यानी कि खास इम्पैक्ट रखना। तो इसे कहा जाएगा प्रैग्मेटिक क्रिटिसिज्म। दोस्तों अगर बात करें इस क्रिटिसिज्म के ओरिजिन की तो इस लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो स्टाइल है वो एंशंट ग्रीक और रोम से लेकर 18th सेंचुरी तक काफ़ी पॉपुलर रहा। लेकिन 18th सेंचुरी के बाद दूसरे टाइप्स के क्रिटिसिज्म जैसे कि एक्सप्रेसिव क्रिटिसिज्म जो कि राइटर्स के इमोशंस पर ज़्यादा ध्यान देता है, और ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म जो सिर्फ टेक्स्ट के स्ट्रक्चर को जज करता है। ये जो दो टाइप की क्रिटिसिज्म है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। कौन से? तो एक्सप्रेसिव और ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारा प्रैग्मेटिक क्रिटिसिज्म है उसका असर जो है वो धीरे धीरे कम होता गया, और प्रैग्मेटिक क्रिटिसिज्म जो है वो यानी कि उसका इन्फ्लुएंस जो है वो बेसिकली लोगों के बीच में कम हो गया, और इस तरह के जो दो नए हमारे जो क्रिटिसिज्म थे यानी कि एक्सप्रेसिव और ऑब्जेक्टिव, उन्होंने जो है वो प्रैग्मेटिक क्रिटिसिज्म की जगह ले ली। दोस्तों अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, प्रैग्मेटिक क्रिटिसिज्म को लेकर जो है वो प्लेटो, एरिस्टोटल और होरास ने अपनी अलग अलग राय रखी है। तो चलिए इन्हें भी हम जो है वो एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे प्लेटो। दोस्तों प्लेटो का कहना था कि लिटरेचर का असर जो है वो सोसाइटी पर डायरेक्टली पड़ता है। यानी कि अगर कोई राइटर गलत चीज़ें लिख रहा है तो हमारे लोग भी वैसे ही सोचेंगे, वैसे ही काम करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि लिटरेचर का इफेक्ट मॉरल होना चाहिए। यानी कि लिटरेचर को हमें अच्छाई सिखानी चाहिए, अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखानी चाहिए। यानी कि लिटरेचर का बेसिकली काम क्या होता है? तो अच्छाई सिखाना। तो इस तरह का जो यानी कि जो बात है ये हमारे प्लेटो ने कही थी, ये हमारी प्लेटो की राय थी। अब दूसरे आते हैं एरिस्टोटल। तो दोस्तों एरिस्टोटल की बात करें तो एरिस्टोटल ने इस आइडिया को और भी लॉजिकली समझाया। उन्होंने कहा कि ट्रेजेडी देखने से लोगों का कैथारसिस होता है। कैथारसिस होता है यानी कि उनके इमोशंस की सफाई हो जाती है। वो डर और दुख जैसे इमोशंस को महसूस कर पाते हैं और उनका मन जो है वो टाइम के साथ हल्का हो जाता है। तो एरिस्टोटल के लिए जो है वो लिटरेचर का काम था इमोशंस पर काम करना, इमोशंस का सफाया करना। यानी कि जो भी हमारे अंदर इमोशंस जो दबे हुए होते हैं वो किसी नॉवेल को पढ़कर, किसी प्ले को देखकर या फिर किसी भी लिटरेरी वर्क को एनालाइज करके अगर बाहर आते हैं तो वो जो है वो इमोशंस पे हमारा कोई भी लिटरेचर काम कर रहा है। तो इस तरह की जो राय है वो हमारे एरिस्टोटल ने दी थी। अब हमारे लास्ट आते हैं होरास। दोस्तों अब अगर बात करें होरास के राय की तो होरास ने अपनी फेमस बुक आर्स पोएटिका में लिखा था कि लिटरेचर का काम होता है या तो सिखाना या फिर मनोरंजन करना, या फिर दोनों एक साथ करना। यानी कि जो लिटरेचर होता है वो या तो हमें नॉलेज देता है या फिर हमें एंटरटेन करता है, या फिर दोनों काम एक साथ करता है। यानी कि सपोज कीजिए कि यानी अगर कोई कविता आपको सिर्फ सुंदर लग रही है लेकिन उससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है तो वो अधूरा काम हो जाएगा। वैसे ही अगर कोई चीज़ सिर्फ ज्ञान दे रही है लेकिन वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है
तो वो भी उसका काम जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि उसका असर जो है वो वहाँ पर भी कम हो जाएगा, यानी कि वो भी एक तरीके से अधूरा काम है। तो हमारे होरास के हिसाब से सही लिटरेचर वो है जो सिखाता भी है और एंटरटेनमेंट भी करता है, यानी कि हमें ज्ञान भी देता है और हमारा मनोरंजन भी करता है, वही होता है सही लिटरेचर। तो दोस्तों ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यानी कि ये जो हमारे जितने भी ये जो हमारे राइटर्स हैं, हमारे जो क्रिटिक्स है बेसिकली ये, इन्होंने जो है वो अपनी अलग-अलग राय लिखी है प्रैग्मैटिक क्रिटिसिज्म को लेकर, अपने लिटरेचर को लेकर, अपने लिटरेचर की पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बेसिकली। तो आई होप आपको अच्छे से इनके बारे में समझ आ चुका होगा। दोस्तों अब एक और बात आपको बता दूं कि प्रैग्मैटिक क्रिटिसिज्म को आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हो, यानी कि अलग अलग नज़रिए से आप जो है वो प्रैग्मैटिक क्रिटिसिज्म को देख सकते हो। जैसे कि अगर आप मैं सबसे पहले पॉइंट को आपको बताऊं तो एक मोटिवेशनल कविता के रूप में भी प्रैग्मैटिक क्रिटिसिज्म को समझा जा सकता है। यानी कि अगर कोई कविता किसी डिप्रेस्ड इंसान को पढ़ने के बाद जोश या फिर उम्मीद दे देती है तो वो कविता प्रैग्मैटिक नज़रिए से सक्सेसफुल है। यानी कि अगर कोई कविता किसी के इमोशंस चेंज करने में सक्सेसफुल हो जाती है तो वो हमारा प्रैग्मैटिक क्रिटिसिज्म हो जाएगा। देन इसके बाद आता है फ्रीडम फाइटर्स के स्पीचेस। दोस्तों फ्रीडम फाइटर्स लाइक भगत सिंह और गांधी जी ने जो भी उन्होंने कुछ लिखा है वो सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि उनका असर भी था, जैसे कि लोगों को जगाना, इंस्पायर करना। तो ये एक तरह का प्रैग्मैटिक इम्पैक्ट हुआ। और लास्ट हमारा अगर मॉडर्न एग्जाम्पल के नज़रिए से देखें तो अगर आपको कोई मूवी देखकर अपने सपनों के लिए मेहनत करने का मन करे तो ये मूवी अपने ऑडियंस पे इम्पैक्ट डालती है। दोस्तों मूवीज़ जैसे कि थ्री इडियट्स, चक दे इंडिया, तारे ज़मीन पर, ये सभी प्रैग्मैटिक अप्रोच का ही हिस्सा है, क्योंकि आप जो है वो इन मूवीज़ से कुछ ना कुछ सीखते हो, ये आप पर जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। तो इस तरह से ये जो है वो हमारे प्रैग्मैटिक क्रिटिसिज्म के अंदर आती है। तो दोस्तों यहाँ तक तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि प्रैग्मैटिक क्रिटिसिज्म यानी क्या होता है, कहाँ-कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं, कैसे अलग-अलग क्रिटिक्स ने इसके बारे में कुछ राय रखी है और किस तरह से हम जो है वो इसे समझ सकते हैं। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ प्रैग्मैटिक क्रिटिसिज्म के बारे में। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल आता है मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। देन इसके बाद है अ मॉडेस्ट प्रपोजल बाय जॉनथन स्विफ्ट। देन नेक्स्ट है ओलिवर ट्विस्ट बाय चार्ल्स डिकिंस। देन है एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। और लास्ट है द वेस्ट लैंड बाय टी एस एलियट। तो दोस्तों ये है हमारे कुछ फेमस एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू प्रैग्मैटिक क्रिटिसिज्म। आप जो है वो इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली अगर आपको किसी लिटरेचर का इम्पैक्ट समझना है तो प्रैग्मैटिक क्रिटिसिज्म एक परफेक्ट लेंस है, क्योंकि वो हमसे पूछता है कि क्या इस पीस ऑफ राइटिंग ने किसी को बदला, मोटिवेट किया या फिर कुछ महसूस करवाया। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको और भी किसी लिटरेरी टॉपिक्स पर सिंपल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि प्रैग्मैटिक क्रिटिसिज्म यानी क्या होता है, और वीडियो भी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।